So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये हमें ये बताती है थ्योरम कि कार्य और ऊर्जा किस प्रकार से जो है वो संबंधित है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्य जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित हमारा हो जाता है। कार्य करने के फलस्वरूप कुछ ना कुछ एनर्जी हमको देखने को मिलती है। तो चलिए समझते हैं इसको, सारी बातें इसमें समझेंगे। हमारे पास एग्जाम में अगर ये आए तो एग्जाम में क्या लिखना है इसको भी समझेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है काम या वर्क। काम तब होता है जब बल लगाया जाए और लागू बल के कारण बल की आवेदन बिंदु चलता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एक्स डिस्टेंस, या काम किया इज इक्वल टू बल इंटू दूरी। W इज इक्वल टू F इंटू एस। यदि लागू बल और विस्थापन एक कोण पाई पर झुके हुए हैं तब समीकरण W इज इक्वल टू F इंटू एस बनेगा। W इज इक्वल टू एस कॉस थीटा। कार्य की इकाई यूनिट्स। कार्य की S1 इकाई जूल है। एक जूल के काम को तब किया जाता है जब एक न्यूटन का बल शरीर को स्थानांतरित करता है। बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी के माध्यम से 1 जूल इज इक्वल टू 1 Nm। कार्य की CGS इकाई एनर्जी है। एनर्जी को एक शरीर को विस्थापित करने में एक दाएं के बल द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। बल की दिशा 1 सेंटीमीटर के साथ 1 ERG इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर जूल। और चलिए अगर समझने की कोशिश करें यहाँ पर जो आपको बातें बताएगी, एक मिनट थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, है ना। आप लोग बोल रहे होंगे कि ये बात क्या हो रही है यहाँ पर एक्चुअली आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई कार्य किया जाएगा, है ना, जब भी कोई कार्य किया जाएगा तो उसमें फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि हमको बल लगाना होगा। जैसे आप यहाँ पर ये एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति मेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, तो ये कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है ये व्यक्ति? इस मेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य ये कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से देखें, देखो अभी आपको समझ में आएगा, ये व्यक्ति जो है इसको यहाँ से यहाँ ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है। अब सपोज मैं बात करता हूँ कि ये व्यक्ति इस मेज को यहाँ से यहाँ तक ले गया, मतलब इसने कुछ कार्य करा। इस कार्य को करने के लिए इसने क्या करा होगा जरा सोचो। इसने मेज को धक्का लगाया होगा, मेज को पुश करा होगा, और पुश करना यानी धक्का लगाना क्या होता है? बल होता है। तो सीधी सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब कार्य तब माना जाएगा जब फोर्स इज अप्लाइड, जब बल लगाए जाएंगे। ठीक है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब कि ये मेज को खिसकना भी है। ऐसा नहीं कि हमने इस पर बल लगाया, हल्का सा बल लगा दिया और ये खिसका ही नहीं, तो इसको खिसकना भी जरूरी है, मतलब कि इसको कुछ डिस्टेंस यानी कि कुछ दूरी तय करना भी जरूरी है। तो यहाँ से हमको कार्य मिल गया, कार्य बराबर जो बल हमने लगाया गुणा गया जितनी डिस्टेंस वस्तु ने तय करी या फिर जितना दूरी तक वस्तु चली। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये बातें आपको समझाई गई। ऊपर देखिए आप एग्जांपल में देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो है कील को ठोकने का काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए कार को खींचने का काम कर रहा है। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जनरली आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, आपके पास अभी ये वाला फॉर्मूला नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर जो आपको बातें बताई जा रही है उनको आप समझने की कोशिश कीजिए कि कार्य जो है हम तब मानेंगे जब कोई क्या होगा, जब बल लगाएंगे और उस बल की दिशा में क्या होगा? विस्थापन होगा। अब यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें हैं। SI यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। एक जूल की परिभाषा जो है, when a force of 1 Newton moves the body through a distance of 1 meter in the direction of force, यानी कि जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक पहुंचा दे। क्या बोला? जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक पहुंचा दे तो हम कहेंगे कि वो कार्य कितना किया गया है? उस बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो 1 जूल का है। ठीक है। कार्य की 2 यूनिट होती है, SI यूनिट यानी कि SI मात्रक और CGS मात्रक। CGS मात्रक कार्य का अर्ग होता है। तो अर्ग और आपको जूल में इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है।
ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, हायर क्लासेस में आपको इसके बारे में पढ़ने को और मिलेगा। अभी सिर्फ आपको 2-3 बातें जो काम की है वो आपको ध्यान देनी है, तो ये बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे का पॉइंट आप समझिए फिर से, इससे आगे क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये चीजें भी नहीं समझनी है। इसमें बताया गया है कि जो कार्य है, कार्य के जो विभिन्न यूनिट्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ से समझिए। संभावित ऊर्जा शरीर में संग्रहित ऊर्जा के अपनी स्थिति, आकार या विन्यास के परिवर्तन के परिणाम के रूप में। उदाहरण, एक फैला हुआ खबर, रबर बैंड, एक उठा हुआ हथौड़ा, टेबल पर पड़ी किताबें। संभावित ऊर्जा इज इक्वल टू mgh। m इज इक्वल टू शरीर का द्रव्यमान, g इज इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण के कारण चरण, h इज इक्वल टू जमीन से ऊंचाई। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पिंड द्वारा अपनी गति के आधार पर होती है। उदाहरण, एक चलती ऑटोमोबाइल, बहता पानी। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mv²। एक चलती ऑटोमोबाइल जहां शरीर का द्रव्यमान है और v शरीर का वेग, वेलोसिटी है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक जलाशय में संग्रहित पानी को संभावित ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। जब पानी निकलेगा वह बह जाएगा और संभावित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा बहते हुए पानी की टरबाइन को प्रवाह में चालू करती है। बहते पानी को गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। टरबाइन डायनेमिक ड्राइव करता है और यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जब टॉर्च को खोलते हैं तो सेल की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बल्ब के फिलामेंट के माध्यम से बहने वाली विद्युत ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब एक पटाखे का अनावरण होता है तो रासायनिक ऊर्जा को गर्म प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा का परिवर्तन, टेबल के माध्यम से ऊर्जा का परिवर्तन समझे। पावर या शक्ति, शक्ति या पावर कार्य करने की दर है। P इज इक्वल टू W/T। इकाई समय में ऊर्जा की खपत के रूप में भी भाषित किया जा सकता है। P इज इक्वल टू E/T। SI इकाई वॉट है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल/सेकेंड। वाणिज्यिक इकाई विद्युत ऊर्जा के किलोवाट घंटा या kWh विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। 1 kWh को 1 घंटे में विद्युत ऊर्जा की खपत के रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए, तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमसे 2 चीजें डिस्कस करी हैं। पावर को डिस्कस किया गया है, यानी शक्ति को डिस्कस किया गया है, और इससे पहले हमने ऊर्जा को डिस्कस करा कि ऊर्जा यानी एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो दोनों को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। देखिए, ऊर्जा हमसे बात की गई है। ऊर्जा जो है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब अगर हमको कोई काम करना है तो उस काम को करने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है, हमारी जो कार्य करने की क्षमता है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं बेसिकली। मतलब आपके अंदर जितनी एनर्जी रहेगी, आपके अंदर जितनी ऊर्जा रहेगी, आप उतना ही काम कर पाएंगे या फिर उतनी ही ज्यादा दक्षता से काम कर पाएंगे, है ना। तो एनर्जी क्या है? किसी कार्य करने को किसी कार्य को करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। अब हम लोग बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है 2 भागों में बांटी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। अभी सारी चीजें लिखवा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, बस सुनते रहिए आप अभी, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है। प्रत्येक वस्तु की स्थिति के कारण कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये रबर बैंड है। क्या है ये? रबर बैंड है। अब इस रबर बैंड को मैं खींच सकता हूँ। जैसे मैं इस रबर बैंड को खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अपनी जो लंबाई है इसकी वो बढ़ जाएगी, है ना। अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा, जब खींचे हुए रबर बैंड को मैं छोड़ूंगा तो तुरंत से क्या करेगा, अपनी वापस जो पोजीशन थी उसमें आने की कोशिश करेगा, है ना। ये तो सभी ने देखा होगा, रबर बैंड को खींचने पर ये खुल जाता है और छोड़ने पर ही क्या हो जाता है, वापस से छोटा हो जाता है ना। तो रबर बैंड का क्या काम है? रबर बैंड को जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये क्या काम कर रहा है, ये
इसमें जो एनर्जी है वो इसकी शेप यानी कि इसकी आकृति में परिवर्तन के कारण हो रही है, और जैसे ही हम अपना बल हटा रहे हैं, जैसे हम अपने हाथ हटा रहे हैं, वापस से जो रबर है वो अपनी फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर एनर्जी होगी रबर की, वो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट जो है वो है रेज्ड हैमर। एक हथौड़े से हम किसी कील को ठोकने के लिए उसको कुछ ऊंचाई तक उठाते हैं, फिर तेजी से नीचे लाते हैं। कुछ ऊंचाई तक उठाते हैं, फिर तेजी से नीचे लाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि वस्तु की जो स्थिति है, जैसे जैसे उसकी स्थिति में ऊंचाई बढ़ाता हूँ, स्थिति परिवर्तित करता हूँ और ऊंचाई बढ़ाते जाता हूँ, तो वैसे वैसे उसमें जो ऊर्जा है वो ज्यादा संचित हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, जब मैं उसको छोड़ूंगा ऊंचाई से, तो वो ज्यादा जोर का प्रहार कर पाएगा, यानी कि जो काम है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा, या फिर जितनी ऊर्जा आपको चाहिए बेसिकली वो मिल जाएगी। नेक्स्ट है बुक्स लाइंग ऑन द टेबल। किताबें अगर टेबल के ऊपर हैं और यहाँ से ये गिर गई तो गति करने लगती है मुक्त रूप से और पृथ्वी पर आ जाती है ना। तो इनमें गति करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आई, क्योंकि इनकी स्थिति जी वो इनकी जो हाइट थी वो जमीन से काफी ज्यादा ऊपर थी, तो हाइट के कारण इनमें क्या हुई, स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई, जिसके फलस्वरूप जब इन्हें छोड़ा गया, या फिर आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जब टेबल पर रखी वस्तुएं होती हैं उनमें कौन सी उस ऊर्जा होती है, उनमें होती है स्थितिज ऊर्जा। भले ही वो कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ चल फिर नहीं रहे, बस टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो उनमें कौन सी ऊर्जा है भाई, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने इसमें समझी, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर समझाई गई है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमको यहाँ पर लिखा गया है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, यानी m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि वस्तु की जमीन से ऊंचाई। तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं, अगर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड यानी कि वस्तु की जमीन से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, जब कोई वस्तु चल रही हो, जब कोई वस्तु चल रही हो तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे कि एक चलती हुई गाड़ी या फिर एक चलती हुई नदी। ठीक है, तो पानी चल रहा है तो मतलब उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। गाड़ी चल रही है उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। जो भी चीज चल रही है उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। बात समझ में आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ एम क्या है, द्रव्यमान है, और वी क्या है, वेग है। जिस भी वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसका द्रव्यमान और उसका वेग है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी के बाद हमने बात करी कि किस किस प्रकार से हम काइनेटिक एनर्जी को देख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा, हाँ, काइनेटिक एनर्जी को हमने कहाँ कहाँ देखा, जो गाड़ियां हैं और जो नदी है उसमें देखा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में हमें ये बताया गया है कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी एनर्जी है, वो ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो कैसे, ये रहा हमारा डैम, ये रहा हमारा डैम। यहाँ पर इधर आप देख रहे होंगे पानी है, तो पानी क्या है, पानी मैंने कहा चल रहा है, नदी चल रही है, मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। इस गतिज ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या करते हैं, यहाँ से बिजली बना लेते हैं। तो हमने यहाँ से विद्युत ऊर्जा बना ली। विद्युत ऊर्जा कहाँ से आई, ये पानी का गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके। तो ऊर्जा का क्या हुआ, रूपांतरण हुआ है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि गतिज ऊर्जा रूपांतरित हो गई विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को ऐसे ही नहीं बनाया गया, अपने आप तो उत्पन्न नहीं किया गया, ना ही हमने क्या करा है, पानी की गतिज ऊर्जा को नष्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं करा। बस हमने क्या करा, पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके उसे रूपांतरित कर दिया किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो जब हम ऐसा काम करेंगे तो इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। और कौन कौन से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एक टॉर्च का। देखिए, एक टॉर्च का एग्जाम्पल दे सकते हैं। टॉर्च के अंदर हमने क्या डाला रहता है, टॉर्च के अंदर हमने डाला रहता है सेल। तो सेल में कौन सी ऊर्जा होती है भाई, रासायनिक ऊर्जा होती है। तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रही है, यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा में, लाइट एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में यहाँ पर चेंज हो रही है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि एनर्जी जो है वो चेंज होती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होती है, चेंज होती है। वो क्या नहीं होती है, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते और नष्ट नहीं कर सकते। बस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ये पटाखा है, पटाखे को अगर पटाखे के अंदर क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, जब हम इसको जलाएंगे तो ये फट जाता है और ध्वनि ऊर्जा होती है ना। तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ये बात हम समझ गए हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है बेसिकली। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पर जो एग्जाम्पल है, अगर हम दो पत्थरों को रगड़ें तो क्या हो रहा है, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी, जब आप दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है और चिंगारी निकलती है। तो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, किसमें ट्रांसफर हो रही है, हीट एंड लाइट में। इसके अलावा अगर हम बात करें
इसके अलावा अगर हम बात करें और एग्जांपल्स की, तो जैसे ये देखिए, यहाँ पर जो है एक तीरंदाज जो है वो क्या कर रहा है, वो एक धनुष के तीर को पीछे खींच रहा है, मतलब उसकी स्थिति परिवर्तन कर रहा है। मैंने आपको बताया था स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। और जब इसको छोड़ेगा तो तीर क्या होगा, गति करने लगेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में रूपांतरित हो रही है। सेल का टॉर्च का मैंने आपको बता दिया, केमिकल एनर्जी किसमें, लाइट एनर्जी में। जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, एक मिनट पीछे देखते हैं दोबारा से, जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं यानी कि ईंधन को जलाते हैं, तो वहां पर कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है भाई, केमिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा। हमें क्या देखने को मिलता है, प्रकाश देखने को मिलती है और ऊष्मा देखने को मिलता है, तो हीट और लाइट एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, पौधे क्या होते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं यानी कि लाइट एनर्जी, और उसको रूपांतरित कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में, यानी कि वहां पर रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसमें उसका यूज करते हैं, तो क्या होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारे एग्जाम्पल हमें समझा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब सूर्य से आप देखो, सूरज से आपको क्या मिलती है, हीट एंड लाइट एनर्जी। वो कहां से आई, वो आई सूर्य के अंदर होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन से, न्यूक्लियर नाभिकीय अभिक्रियाओं से। तो सूर्य के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके कारण आपको पृथ्वी पर हीट एंड लाइट एनर्जी यानी कि गर्मी और प्रकाश देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ था हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। अब लास्ट जो है हम लोग पावर यानी कि शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। किसी कार्य को करने की दर शक्ति होती है, सूत्र होता है P इज इक्वल टू W/T, है ना। W लिखो चाहे E लिखो एक ही बात है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा जो है एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, कार्य शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। 1 वाट का मतलब 1 जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आप लोग नोट डाउन साथ साथ में करते रहिएगा। पावर, ठीक है। अब पावर के साथ हम बात बताएं, पावर के बाद हम बताएं कि जो हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है ना, वो भी इसी शक्ति के यूज पे आता है। जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है इसी शक्ति के यूज पे आता है। देखो, उसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो वैद्युत ऊर्जा है उसका उसका व्यावसायिक मात्रक। इसे हम कहते हैं किलोवाट आवर, KWH, किलोवाट आवर। तो शक्ति का एसआई मात्रक, सॉरी व्यावहारिक एसआई मात्रक तो क्या हो गया, वाट, और व्यावसायिक मात्रक यानी कि कमर्शियल यूनिट क्या हो गई, किलोवाट आवर। इसको हम एक यूनिट से डिफाइन करते हैं। इसको हम कैसे बोलते हैं, एक यूनिट। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर। हम लोग 1 घंटे में अगर 1000 जूल प्रति सेकंड के हिसाब से ऊर्जा का खपत कर रहे हैं तो उसको हम 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट शक्ति कहते हैं। इसका मान होता है जूल में 3.6 इंटू 10⁶ जूल, न्यूमेरिकल करते हुए काम आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करें तो कमर्शियल यूनिट के बाद हम लोग बात करेंगे, तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ। ठीक है, तो वीडियो में जो जो बातें बताई गई एक बार स्टार्टिंग से फिर से देखिए। जो चीजें हमने बताई वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड, आप उसको एक बार फिर से जो है समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लिखते हैं। काम या वर्क, कहा जाता है कि काम तब होता है जब बल लगाया जाए। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एक्स डिस्टेंस, या काम किया इज इक्वल टू बल इंटू दूरी। W इज इक्वल टू F इंटू एस। यदि लागू बल और विस्थापन एक कोण पाई पर झुके हुए हैं तब समीकरण W इज इक्वल टू F इंटू एस बनेगा। W इज इक्वल टू एस कॉस थीटा। कार्य की इकाई यूनिट्स, कार्य की S1 इकाई जूल है। 1 जूल के काम को तब किया जाता है जब 1 न्यूटन का बल शरीर को स्थानांतरित करता है। बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी के माध्यम से 1 जूल इज इक्वल टू 1 Nm। कार्य की CGS इकाई एनर्जी है। ERG को एक शरीर को विस्थापित करने में एक डाइन के बल द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। बल की दिशा 1 सेंटीमीटर के साथ 1 ERG इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। जूल और एर्ग के बीच संख्यात्मक संबंध 1J इज इक्वल टू 1 Nm, 52 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 7 1J is equal to 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, but 1 ERG is equal to 1 डाइन सेंटीमीटर। 7 1J is equal to 10 की पावर 7 ERGS। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, संभावित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा।
संभावित ऊर्जा शरीर में संग्रहित ऊर्जा के अपनी स्थिति, आकार या विन्यास के परिवर्तन के परिणाम के रूप में। उदाहरण, एक फैला हुआ खबर, रबर बैंड, एक उठा हुआ हथौड़ा, टेबल पर पड़ी किताबें। संभावित ऊर्जा इज इक्वल टू mgh। m इज इक्वल टू शरीर का द्रव्यमान, g इज इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण के कारण चरण, h इज इक्वल टू जमीन से ऊंचाई। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पिंड द्वारा अपनी गति के आधार पर होती है। उदाहरण, एक चलती ऑटोमोबाइल, बहता पानी। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mv²। एक चलती ऑटोमोबाइल जहां शरीर का द्रव्यमान है और v शरीर m का वेग वेलोसिटी है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक जलाशय में संग्रहित पानी को संभावित ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। जब पानी निकलेगा वह बह जाएगा और संभावित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा बहते हुए पानी की टरबाइन को प्रवाह में चालू करती है। बहते पानी को गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। टरबाइन डायनेमिक ड्राइव करता है और यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जब टॉर्च को खोलते हैं तो सेल की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बल्ब के फिलामेंट के माध्यम से बहने वाली विद्युत ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब एक पटाखे का निवारण होता है तो रासायनिक ऊर्जा को गर्म प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा का परिवर्तन। टेबल के माध्यम से ऊर्जा का परिवर्तन समझे। पावर या शक्ति या पावर कार्य करने की दर है। P इज इक्वल टू W/T। इकाई समय में ऊर्जा की खपत के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। P इज इक्वल टू E/T। SI इकाई वॉट है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल/सेकेंड। वाणिज्यिक इकाई विद्युत ऊर्जा के किलोवाट घंटा या kWh विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। 1 kWh को 1 घंटे में विद्युत ऊर्जा की खपत के रूप में परिभाषित किया गया है। जब खपत की दर 1000 J/S हो, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ J। हमने यहाँ तक अभी बातों को समझा और इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन करेंगे, कुछ चीजें लिखेंगे, कुछ चीजें नोट डाउन कीजिए डियर स्टूडेंट्स। हमने क्या बात करी? सबसे पहले वर्क की बात करी, वर्क यानी कि कार्य की। ठीक है, तो कार्य क्या होता है? कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में अगर वस्तु में विस्थापन हो जाए तो हम उसे कार्य कहते हैं। इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, जिसे हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था, काफी सारी चीजें पढ़ी थी, मैं इन शॉर्ट बात कर रहा हूँ। एनर्जी हमने पढ़ी थी। ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं, है ना। 3 पार्ट्स देखे थे हमने। ऊर्जा का एसआई मात्रक भी क्या रहेगा? जूल ही रहेगा। ऊर्जा और कार्य में आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के काउंटर होंगे, दोनों एक दूसरे के एज सेम एज होंगे, ठीक है, ये बोल सकते हैं। हमने इसमें देखा था ये एक होती है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे थे ना, उसका मतलब है स्थितिज ऊर्जा। और जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे थे उसका मतलब है गतिज ऊर्जा। ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो वस्तु में वस्तु की स्थिति के कारण आती है। इसके उदाहरण हम लोग लिख लेंगे, जो उदाहरण हमने यहाँ पर समझे थे, जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे थे वो सारे इसमें लिख लेंगे और गतिज ऊर्जा में भी लिख लेंगे। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको डिस्कस करूंगा। आई होप यहाँ तक जो बातें होंगी उनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी नोट डाउन करेंगे। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।